हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करती हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम किसान भाइयों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम है जिसमें हम अपने किसान भाइयों को किस तरह से बेहतर कृषि कर सके, खेती बाड़ी कर सके और उसका फायदा उठा सके, इस पर जानकारियां देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये कार्यक्रम है, तो हमारे बीच यारा के ही एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं। एक बार फिर से मैं पुनः स्वागत करना चाहती हूँ श्री शुभम श्रीवास्तव जी का, जो है असिस्टेंट एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। और पिछले कार्यक्रम में जैसे हमने बात की थी मक्का के बारे में, तो हम उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत समय है बात करने के लिए जी, और बिल्कुल। बहुत सारी और जानकारियां भी मक्का पर हम आपसे जानना चाहेंगे। तो शुभम जी, आज के कार्यक्रम में मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आगरा क्षेत्र में मक्का की खेती को लेकर क्या-क्या चैलेंजेस हमारे किसान भाइयों को फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से आप उनका सॉल्यूशन देते हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी मानूँगा मैं किसान के तौर पे, क्योंकि उसकी फसल में अगर वो खेती करने की ओर जा रहा है, तो कुछ न कुछ विविधाएँ, असुविधाएँ उसके खेत में लगी रहेंगी। चाहे वो उसके पौधे के बढ़वार को लेके हो, चाहे उसको पौधे को वातावरणीय दाब को लेके हो, चाहे उसके वो खादों की आपूर्ति के लिए हो और चाहे वो उसकी बीमारी या खरपतवार प्रयोग के लिए हो। हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा-सा खरपतवार और थोड़ा-सा कीटनाशकों के विषय पे चर्चा किया था बिल्कुल। और अभी जो हम मुख्य चर्चा करेंगे वो पौधे के पोषण प्रबंध पे करेंगे। तो पौधे का पोषण प्रबंध ही कहीं न कहीं चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है या कनेक्टेड है। हम्म। अगर हम अपने पौधे का, अपनी फसल का आपूर्ति भोजन के लिए एक पोषण प्रबंध के तरीकों से करते हैं। अगर हम अपने तौर तरीकों में खाद के तौर तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे या एक तरीके से अपने फसल को हम खाद की आपूर्ति नहीं करेंगे, तो पौधा हमारा प्रारंभिक अवस्था से ही दुबला-पतला कमज़ोर होगा, उसकी निकलने वाली शाखाएँ कमज़ोर होंगी और जो आगे जाके उसे गुणवत्ता युक्त नहीं बनाएँगी। कमज़ोर पौधे में ही ज़्यादा बीमारियों का भी प्रकोप होगा, जो कि हमारी इस मुख्य फसल जो मुख्य पे चर्चा कर रहे हैं, उसके दाने भरने में समस्या का कारण बन सकती हैं। भुट्टे एक साइज़, एक आकार के ना हो, उसमें समस्या पैदा कर सकती हैं। दाने पूरी तरीके से भरना है, आपका जो भुट्टे का जो निचला पार्ट होता है, वो खाली रह जाता है, वो हो। साथ ही साथ इनमें सेटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो आज जो मुख्य विषय रहेगा, वो हम यही चर्चा करना चाहेंगे कि पौधे की भोजन के लिए जो हम पोषण प्रबंध देने जा रहे हैं, उसके तौर तरीके कैसे हों? तौर तरीके से मतलब ये रहेगा कि वो किस तरीके से खेती में अपने खादों को अपनाएँ, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ-साथ पौधे में विकास के लिए बढ़ोतरी हो, वातावरणीय दुष्प्रभावों से फसल दूर रहे, मिट्टी दूर रहे और मनुष्य को फसल में हमें उत्पादन के तौर पे साफ-सुथरा, स्वस्थ, निरोगी जो फसल है, वो हमें मिले, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जानवर के फॉडर क्रॉप में अगर देखें तो हमारे जानवरों के भोजन के लिए अति आवश्यक और भी हो जाता है। जी, तो मेरे ख्याल से इसी पर निर्भर है हमारा 4R कंसेप्ट। जी, तो एकदम। 4R कंसेप्ट पहले हमें बताइए। जी, 4R कंसेप्ट एक किसानों के लिए एक दिशा लाइन है, एक गाइडलाइन है, एक रास्ता है किसानों को कि वो कैसे अपनी खेती को एक आसान तरीके से बना सकता है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, कहीं न कहीं कुछ बातें किसान भाई हमारा याद रखता है, कुछ बातें हमारा भूल जाता है। लेकिन अगर हम एक फ़ोकस होके, एक तरीके से अगर हम किसान को ये बात 4 बिंदु अगर हम समझा ले गए, किसान इस 4 विषय हमेशा अपने मस्तिष्क में लेके चले अपनी खेती की ओर, जब भी वो खेती की ओर अपने बढ़ रहा है, चाहे वो बुआई से लेके अब के तुड़ाई तक की। अगर ये 4 व्यवस्थाएँ इन मध्यांतर के बीच में रहेगा, तो नो डाउट उसका फसल उससे अच्छा व्यवहार करेगा। वातावरणीय दाब में चाहे वो तापमान है उसके ऊपर-नीचे में ही फसल अच्छा खड़ा रहेगा, उस पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा, फसल जैसे-जैसे स्वस्थ निरोगी होके अपनी आने वाली अवस्थाओं में आगे बढ़ती रहेगी, वो हर अवस्था में चाहे वो भुट्टे का निर्माण की अवस्था हो, भुट्टे में दूध भरने की अवस्था हो या भुट्टे आखिरी तुड़ाई की अवस्थाओं में, सारी अवस्थाओं में भुट्टे स्वस्थ, निरोगी और चमकदार रहेंगे और सुंदर भी और दिखेंगे। सुंदर भी दिखेंगे। तो 4R कॉन्सेप्ट इन सभी बातों पे निर्भर करता है। हुँ, हुँ। 4R कॉन्सेप्ट एक सीधा-सा साधारण
साधारण सा कॉन्सेप्ट ये है जिसमें हम किसान को निर्धारित करते हैं कि वो 4 विषयों पे मुख्य तरीके से नियंत्रित रहे या सधा रहे या याद करके रखे। 4 बातें वो क्या है? 4 बातें एक है सही खाद की जानकारी, राइट न्यूट्रिएंट। उससे ये जानकारी हो कि हमें अपनी नगदी फसल में, अपनी खाद्यान्न वर्गीय फसल में, अपनी दलहनी फसल में या जो भी अनाज वर्गीय फसल वो ले रहा है, उसकी फसल के आगे आने वाली अवस्थाओं में कौन-कौन सी खादें उसके लिए आवश्यक रहेंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे किसान भाइयों के लिए हो जाती है, जानकारी सही खाद की। सही खाद की, बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करें, हमें नॉलेज हो गया कि हाँ हमें अपनी फसल में इन खाद को डालना है। अब दूसरी बात आती है मात्रा की। सही मात्रा हमें इन खादों की कितनी देनी है जिससे हमारे फसल की पूर्ति अच्छी तरीके से हो, हमारा फसल भूखा ना रहे, उसकी आपूर्ति अच्छे तरीके से होगी, तभी वो जाके आने वाली अवस्थाओं में अच्छी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा। तो सही मात्रा भी निर्धारित करती है एक अच्छी खेती की ओर। सबसे पहला कंसेप्ट ये रहा कि सही चीज का इस्तेमाल आपको करना है, और दूसरा ये रहा कि सही मात्रा में उन चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। अब ये 2 बात किसान के मस्तिष्क में हो गई। अब तीसरा प्रश्न उठना चाहिए उसका या हमारा कि सही समय क्या हो इसका? बिल्कुल। सही समय भी निर्धारित करता है हमें हमारी फसलों में, हमारी फसलों के लिए कि हमारी फसल किस वक्त में हमें कौन सा खाद डालें और उसकी मात्रा को कितनी रखें। अगर हम समय का निर्धारण नहीं करेंगे तो क्या पता जो खाद हमारी फसल 30 दिन पे मांग रही है या हमारी फसल बुआई के वक्त मांग रही है, वो खाद हम बुआई के वक्त ना डाल के अगर हम 30 दिन के अंतराल पे डालेंगे तो वो हमारी फसल ना ले पाएगी, ना उसकी आपूर्ति हो पाएगी। तो सही समय का निर्धारण हर फसल के लिए अति आवश्यक है। जो खाद बुआई के टाइम पे पड़ेगी, जरूरी नहीं कि वो खाद आप 30 दिन की अवस्था पे डालें, क्योंकि कुछ खादें मिट्टी के अंदर पड़ती हैं जो मिट्टी के अंदर ही जाके जड़ों का निर्माण हुआ, जड़ों में निकलते वाले जो रूट के बाद हेयर्स होते हैं उनका निर्माण में सहायक होती हैं। अगर उन्हीं खाद को आप ऊपर से डालने का प्रयास करेंगे तो वो जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगी और किसान का एक तरीके से लॉस भी होगा, उसकी फसल को फायदा भी नहीं होगा। तो सही समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे खेती के लिए। एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी, ये जो सही समय है, कितना अंतराल होना चाहिए, इसकी पहचान कैसे हो? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। कुछ हमारी खादें हैं जो हमारे लोकल मार्केट में हर फसल के संबंधित बनाई जाती हैं। उन खादों की विशेषता ये रखी जाती है कि ये स्पेशल खाद हमें बुआई के वक्त प्रयोग करना चाहिए। प्रगतिशील किसान इसका इस्तेमाल करते भी हैं, कुछ किसान नहीं करते हैं या उनको जानकारी है तो वो सोचते हैं कि इसका 2 बार हम प्रयोग कर दें तो ज़्यादा हमें उपज मिल जाएगी। लेकिन जो खाद बिजाई के टाइम पे बेसल डोज एप्लीकेशन के लिए बनी है, वो खाद जरूरी नहीं कि वो 30 दिन पे उतना अच्छा कार्य कर पाए। अच्छा जी। चौथी बात मैं रखूंगा सही सोर्स। सही सोर्स भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है हमारी कृषि की ओर। अगर हम सही सोर्स की ओर नहीं सोच रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हम अनअवेयर हैं अपनी खेती के लिए और अपनी खेती के तौर तरीकों के लिए। तो ये 4 बातें किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं उसकी खेती के लिए, खेती के तौर तरीकों के लिए, मिट्टी में खादों के संतुलन के लिए, ताकि हम इसी खेत में लंबे समय तक अच्छी खेती कर पाए, फसल निरोगी बना रहे, कम से कम हमें खरपतवारनाशी या हमारे जो बीमारियां लग रही हैं इनका स्प्रे हमें कम करना पड़े और फसल हमें एक अच्छा चमकदार गुणवत्तायुक्त उत्पादन दे के जाए। तो किसान भाई से मेरा एक ही छोटा सा मैसेज रहेगा कि जब भी आप अपनी कोई भी खेती करने जा रहे हैं तो दिमाग में अगर आप 4 बिंदु रख के चलेंगे तो जो फसल की अवधि है, मान लो कोई फसल है हमारा वो 90 दिन का है, कोई फसल हमारा 60 दिन का है, कोई फसल हमारा 120 दिन का है, तो हमें इन ड्यूरेशन के बीच में उसके खादों का प्रबंध कैसे करना है ये हमें क्लियर रहेगा कि हम बिवाई की जा रहे हैं, हमें ये खाद लेना है, इसकी इस मात्रा को लेके हमें खेत की तैयारी शुरू कर देनी है। फसल हमारी अब पहले पानी की ओर है, हमें इस वक्त यूरिया की इतनी ही मात्रा अपने 1 एकड़ क्षेत्र में देनी है। फसल हमारी अब 30 दिन के अंतराल पे पहुंची है, इस वक्त हमें फसल की कोशिकाओं के निर्माण के लिए कैल्शियम खाद की पूर्ति करनी है ताकि उसकी कोशिकाओं का जन्म हो, कोशिकाओं से
और अन्य शाखाएं बन पाए और फसल क्या है आगे अपनी परागण की अवस्था में सही तरीके से सुरक्षित पहुंच जाए। बिल्कुल। तो ये चारों बिंदु मैं कहना चाहूंगा बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट। सही सोर्स की पहचान कैसे हो? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप है। किसान को ये अब सोर्स वाली बात आपने की, आपने एक प्रश्न अभी पूछा था कि किसान को कैसे पता हो कि ये खाद हमें बुआई पे डालनी है या ये खाद हमें किस ऊपर से अंतराल में और किस समय पे कैसे डालनी है। कुछ खादें जो हमें ऊपर स्प्रे के माध्यम से करनी है। मान लीजिए हमें ऊपर से किसान को जिंक का स्प्रे करना है, जो भी कंपनियों के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसका फार्मर जिंक लेके स्प्रे कर रहा है, उसे ये पता हो कि हमें ऊपर से जिंक लिक्विड फॉर्म में कब देना है। अगर हम बुआई के टाइम पे डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, उसका सोर्स हमें बेसल डोज में दिया है, हमें ये पता हो कि 30 दिन पे अगर हमें फास्फोरस की पूर्ति करनी है तो हमें लिक्विड के माध्यम से करनी है, ताकि उसकी गतिशीलता पौधे में ज़्यादा बनी रहे, पौधा उसे ज़्यादा अपने शरीर में अपने अंगों के लिए उपलब्ध करा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सके। तो सही सोर्स ये निर्धारित करता है कि हमें दाने वाली खादों की तरफ कब जाना है, कब हमें स्प्रे वाली खादों की ओर जाना है, ताकि फसल में गतिविधियां उसके वातावरण प्लस उसकी परिस्थितियों के अनुसार सही तरीके से बनी रहे। तो शुभम जी, सही सोर्स की सही जानकारी कहाँ से प्राप्त हो? जी, सही सोर्स की सही जानकारी एक हम आज माध्यम बने हुए हैं। बाकी किसान गोष्ठियाँ बहुत सारे कंपनियाँ या बहुत सारी कंपनी जो हमारे फील्ड पे काम करती हैं, वो कहीं न कहीं जानकारियाँ प्रोवाइड करती हैं। बाकी यारा की अगर हम बात करें, यारा अपना मक्के का पोषण प्रबंध देती है किसान भाइयों को। इस पोषण प्रबंध में हम किसान भाइयों को बताते हैं कि ये हमारा मक्के का पोषण प्रबंध है, और जो मैंने 4R बातें आपसे अभी बोली हैं, सही समय, सही टाइम, सही स्रोत और सही खाद, ये सारी चीजें हम किसानों को मेंशन सकते हैं हम जी इसको? जी जी ये सारी जानकारी हम अपने क्रॉप प्लान में, इसको हम या मेज का क्रॉप प्लान बोलेंगे या मक्के का पोषण प्रबंध बोलेंगे, ये सारी जानकारी हम किसान को अंकित करके उसके इस फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं, ताकि उससे अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में खादों के तौर तरीकों का ज्ञान हो और वो अपनी खेती को सुगम तरीके से करता रहे और अच्छा उत्पादन के साथ साथ अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें। जी जी, मुझे लगता है शहर शहर में यारा के कुछ ऐसे ऑफिसेज हुआ करते होंगे, कुछ ऐसे नॉलेज सेंटर होंगे। क्या आगरा क्षेत्र में भी कोई ऐसा नॉलेज सेंटर है जहां किसान अप्रोच कर सके, किसान भाई पहुंच सके और जानकारी ले सके? आगरा में हमारा YKGC के नाम से यारा नॉलेज ग्रोथ सेंटर एक हमारा मिनी मॉडल हब है। ये मॉडल कम हब फार्मर्स नॉलेज रूम ज़्यादा है, यहाँ पे हम समय समय पे किसानों को आने वाली फसलों या वर्तमान में जो चल रही फसलें हैं उसके बारे में जानकारी साझा करा करते हैं। साथ में अलग अलग उत्पादों के साथ में हम एक रिसर्च के रूप में ट्रायल्स भी अडॉप्ट किया करते हैं अपने पीछे फॉर्म में, जहाँ पे हम खुद एक एनालाइज करते हैं कि प्रैक्टिसेस में और कैसा क्या सुधार कर सकते हैं, या और कौन कौन से नए खाद जो हमारे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उनकी तकनीकी कैसे हम किसानों तक साझा कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई को अपने नज़दीकी जैसे रिटेलर शॉप होती है, वैसे यारा की YCNC शॉप होती है जिसको बोलते हैं यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर, वहाँ पे विजिट करके अपनी आगामी फसल के बारे में या अपनी वर्तमान फसल की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। जी जी जी, और समय समय पर मुझे लगता है इनके सवालों के जवाब भी आपकी ओर से दिए जाते होंगे नॉलेज सेंटर में। जी जी, मक्का पर आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना आपसे चाहूंगी कि मक्का की जो फसल है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से सहयोग करते हैं? जी, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहेगा मक्के की खेती की दृष्टिकोण से। मक्के की खेती के लिए मुख्य, अगर हम बुआई की ओर जा रहे हैं, जैसे हमने बुआई पे अभी खरपतवारों के विषय में चर्चा की थी कि बुआई पे ये खरपतवार आ सकते हैं, इस पे आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। मैं चाहती हूँ एक बार दोहरा कर अगर आप बताएं इस पर। जी 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 जैसे कि हम बुआई के समय अगर हमने अपने खेत तैयार कर दिया, हमने खेत में अपने पानी लगा दिया, हमारा खेत चलने लायक हो गया, तो उस टाइम किसान एट्राजिन का इस्तेमाल करता है कि जो शुरुआती दौर के खरपतवार हैं वो पनप न पाए, जो हम भोजन देने जा रहे हैं अपने बुआई के समय पे उन भोजन को वो ग्रहण न कर पाए और सीधे हमारे मक्के की फसल में लगे। अब प्रारंभिक अवस्था में जो खाद का प्रबंध करना है उस विषय पे जो मुख्य चर्चा रहेगी कि हम बुआई के समय में खादों की व्यवस्था क्या रखें, ताकि जो हमारा बीज है, बीज हमारा मिट्टी के अंदर में है, उसका फुटाव बढ़िया हो। फुटाव जब बढ़िया होगा तो उसकी जड़ों का निर्माण अच्छा होगा, जड़ें अन्य शाखाएं बनाएंगी, अपने सेकेंडरी रूट्स बनाएंगी, सेकेंडरी रूट्स ही मिट्टी से पानी है, भोजन है, वो पौधे तक अवेलेबल कराएंगी, फिर जाके एक नन्हे पौधे का जन्म होता है। तो जो किसान बुआई में जब भी खेती करने के लिए जाए
तो वो अपना 1 एकड़ में 1 बैग डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। ये फास्फोरस मिट्टी में जाके जो हमारा बीज है उसके जड़ के निर्माण में, उसकी शाखाओं के निर्माण में, और जो रूट में उपयोगी सहायक जड़ों में जो उपयोगी सहायक उसके हेयर्स होते हैं उनको निर्माण करने में सहायक होता है, जिससे रूट मिट्टी में उपलब्ध खाद को आसानी से पौधे तक स्थानांतरित करते रहते हैं और साथ ही साथ जो पानी है उसकी क्षमता को ऊपर बढ़ाए रहते हैं। तो बुआई के टाइम पे आप डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करें और क्लोराइड फ्री पोटाश का इस्तेमाल करें, जिसमें क्लोराइड की मात्रा ना हो, क्योंकि क्लोराइड कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में जाके फसल को नुकसान बनाती है। क्लोराइड फ्री पोटाश का इस्तेमाल करने का मुख्य कारण जो है वो है कि अगर आप मिट्टी में बीज आपने लगाया है, आपने कोई नई फसल बोई है, तो मिट्टी में आपके पुराने फसल के अवशेष भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े, हो सकता है अंडे भी पड़े हों जो आपके बीज को प्रभावित कर सकते हैं। पोटाश का कार्य यही मुख्य रूप से होता है कि पौधे को या पौधे के बीज को बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, उसके अंदर वो जो स्ट्रेस कैपेसिटी है वो डेवलप करना, रेसिस्टेंसी पावर डेवलप करना, ताकि पौधा निरोगी हो। जैसे हम लोग टीका लगवाते हैं बचपन में, पोलियो ड्रॉप का लगवाते थे बचपन में, कि हमें इन फ्यूचर में कभी पोलियो की बीमारी ना लगे। बिजाई के टाइम पे पोटाश पौधे के लिए एक छोटा सा टीका के तौर पे कार्य भी करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता बहुत है। बढ़िया जी, रोग क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य करता है, साथ में उसकी अन्य गतिविधियों में भी वो सहायक होता है। तो ये किसान भाई शुरुआती दौर में इन खादों से अपनी फसल की पूर्ति करें, जिससे पौधे का जो बढ़वार है वो अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाए, पौधा अपना मॉइस्चर मेंटेन रखते हुए अपनी शाखाएं डेवलप करना शुरू करे और बढ़िया से अपना नया पौधा जन्म दे सके। फिर किसान भाई कभी कभी ये भी गलती करता है, वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल करता है। तो ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करना भी हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसल के लिए घातक होता है। इसीलिए हमेशा हमें यूरिया को 3 पार्ट में देना चाहिए। एक, हम जब पहले पानी की ओर जा रहे हैं उस वक्त हमने यूरिया लगा दिया। कुछ किसान भाई पहले पानी पे ना लगा के दूसरे पानी पे भी यूरिया लगाते हैं, वो भी एक अच्छी विधि है। जब फसल आपकी लगभग 25-30 दिन या 35 दिन के ड्यूरेशन पे हो, उस वक्त हमें यूरिया की कुछ मात्रा लगानी चाहिए 35 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। जो बाकी की हमारी यूरिया है हम उसको 10 दिन के अंतराल पे 30-30 किलो के हिसाब से देते रहेंगे। अच्छा, जी। तो ये तो बात हुई जब मक्का की खेती हमारी शुरुआती दौर में है और वो पौधा निकल के आ गया। उसके बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रोसीजर आगे फॉलो करना चाहिए? मक्का की फसल आपकी 30 से 35 दिन की अवस्था पे है। मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में जिक्र की थी कि मक्का में कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करने के लिए जिंक एक पोषक तत्व है जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जितनी भी हमारी खाद्यान्न वर्गीय फसलें हैं या हमारी अनाज वर्गीय फसलें हैं, उसमें जिंक एक अहम रोल अदा करता है। हमारे नियरेस्ट मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनियों के जिंक अवेलेबल हैं। किसान भाइयों को उन्हीं जिंकों का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ जो यारा फर्टिलाइज़र है वो भी अपना जिंक हमें यारा वीटा जिंट्रैक के रूप में हम अपने मार्केट में फार्मर्स के बीच में पहुंचाते हैं। तो जिंक का कार्य क्या है कि ये सफिशियंट सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए एक सफिशियंट सोर्स रहता है। साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस रेट जो आपके पौधे के लिए चाहिए होता है, जिससे वो भोजन का निर्माण कर सके, उसके रेट में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। रूट का गुच्छा, जो रूट होता है, रूट हेयर्स होता है, उनका गुच्छा बनाने में भी इसका कहीं ना कहीं अच्छा योगदान रहा है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, जो पौधे में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती रहती हैं डे बेसिस पे, उनकी गतिविधियों में बनाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आप 30 दिन की अवस्था पे अगर जाए तो किसान को जिंक का स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए, नहीं तो फिर कोटिंग के माध्यम से जो जिंक अवेलेबल हैं अन्य कंपनियों के, साथ ही साथ यारा वीटा प्रोकोट जिंक, उसको यूरिया के संग कोट करके अपने खेत में ब्रॉडकास्ट कर दें, जिससे कि जिंक की आपूर्ति हो जाए। और जिंक की आपूर्ति होने से ही पौधे में एक अलग सी ऊर्जा दिखने लगती है। अच्छा जी, अलग सी ऊर्जा दिखने लगती है। और साथ ही साथ पौधा अपनी जो आगामी व्यवस्थाएं उसमें आसानी से बढ़ना शुरू कर देता है, अपनी सारी क्रियाएं शुरू कर देता है, चाहे वो परागण की क्रिया आने वाली हो, वो सारी व्यवस्थाओं में अच्छी तरीके से लग जाता है, जो आगे चल के अच्छी अवस्थाओं में अच्छा गुणवत्ता देने के लिए लाभकारी होता है। जी, अंतिम चरण की ओर आते हैं। मक्के की फसल अब कटने की ओर है। इस समय पर किस तरह से ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए किसान भाइयों को? जी, जब मक्के की फसल हमारी
लगभग फ्लावरिंग के पहले की अवस्था है, जब हमारी फसल पहले फ्लावरिंग की ओर पहुंचेगी फिर कटने की अवस्था में पहुंचेगी। तो फ्लावरिंग के पहले हमें पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोरॉन खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि क्या है, परागण क्रिया अच्छे तरीके से हो, और साथ ही साथ क्या है, उसके जो भुट्टे हैं वो सीड सेटिंग की समस्या उनमें ना देखने को मिले, और आगे चल के भुट्टा जो है हमें एक साइज का, जिसमें जिसके पूरे कॉब जो है, जो भुट्टे का पूरा भुट्टा है भरा हुआ बन के आए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अच्छे से ले पाएँ। सीड सिटिंग मैं समझना चाहूंगी जी, क्या कि है? जो मक्के के जो दाने हो एक समान तरीके से निकल के आएँ, हुँ। जो लास्ट का भुट्टा खाली रह जाता है, कहीं नीचे, न कहीं नीचे का नीचे हिस्सा। का, हाँ, तो हाँ। कहीं न कहीं उसमें बोरॉन का भी काफ़ी अहम रोल होता है। वो हुँ, जगह खाली रहने की वजह से अगर बोरॉन की कमी है तो वो जगह खाली रह जाता है। साथ ही साथ साइज़ में भी ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है। हुँ। तो ये भी अति आवश्यक न्यूट्रिएंट है। और साथ ही साथ अगर बोरॉन की हम बात करें तो कैल्शियम की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कैल्शियम और बोरॉन एक दूसरे के सहयोगी पोषक तत्व हैं। अच्छा, जी, और ये कैल्शियम अंतिम समय पर ही इस्तेमाल करना जी, है? 30 दिन की अवधि पे इस्तेमाल 30 करना दिन है। की। जी, 30 दिन हुँ। के अंतिम समय पे पहले आपको सिर्फ़ यूरिया का इस्तेमाल करना है हुँ। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ताकि आपके पौधे में क्लोरोफिल का सिंथेसिस अच्छी तरीके से बना रहे और फसल आपकी कटाई की ओर आसानी से हुँ। पहुँच जाए। हुँ। 30 दिन की अवस्था में एक बार हम फिर कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम का कार्य, जैसे हमारी ये खाल है कोशिकाओं से बनी है, हुँ। ऐसे कैल्शियम का कार्य कोशिकाओं के बनाने में होता है, कोशिकाओं के निर्माण में होता है, जिससे पौधा अपनी शाखाएँ बना सके, और शाखाएँ बनाते ही वो अपने फल का निर्माण सही तरीके की ओर पहुँचे। साथ ही साथ कैल्शियम का कार्य भुट्टे में चमक के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये भुट्टे की चमक को ही बनाता है। साथ ही साथ ये आपके भुट्टे की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? किस तरह होनी चाहिए? और क्या इसे किसी के साथ मिलाकर दें जी। या हम इसे अलग से दे सकते जी, हैं? बिल्कुल। कैल्शियम की मात्रा अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 25 किलोग्राम 1 एकड़ में इसकी मात्रा सफिशिएंट होती है, जितना उसके पौधे को रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको हम मिलाने की बात करें तो आप यूरिया के संग इसको मिला के खेत में डाल सकते हैं। साथ ही अगर आप यूरिया का प्रयोग पहले कर चुके हैं अपने 1-2 दिन पहले, तो आप सीधे कैल्शियम का इस्तेमाल करके अपने खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जी। जी। तो मक्के की खेती पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपने शुरू से लेकर अंत तक के सभी चरणों के बारे में हमें खेती किस तरह से की जाए ये बताया। लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि हमारा ये जो आगरा क्षेत्र है ये आलू की खेती के लिए ज़्यादा फ़ेमस है जी। और आप ये भी बता रहे हैं हमारे किसान भाइयों को पिछले एपिसोड से कि हम मक्के की खेती करके भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। तो थोड़ा मैं चाहूँगी आप हमारे किसान भाइयों को एक संदेश दें, समझाएँ जी। कि किस तरह से मक्के की खेती भी उन्हें फ़ायदा पहुँचा जी। सकती है। मेरा सभी किसान भाइयों से यही यही एक अनुरोध रहेगा कि आलू की खेती करने के बाद आप कुछ क्षेत्र में मक्का करना शुरू करें। हर किसान के लिए नई फसल एक चैलेंजिंग फसल होती है, क्योंकि उसके पहले उसका कोई एक्सपीरियंस या कोई अनुभव नहीं होता है कि हमें कैसे क्या लागत लगानी है, कैसे हमें खर्चे इसमें स्पेंड करने हैं, हमें कब-कब खाद की व्यवस्था करनी है, कब-कब पानी की व्यवस्था करनी है, कब-कब खरपतवार नियंत्रण और कब-कब हमें दवाइयों का प्रयोग करना है। तो पहले आप कुछ क्षेत्र में मक्का लगाने का शुरुआत करें। एक बार अगर आप लगाएँगे, जानकारियाँ जो आपसे संबंधित हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे और आपके माध्यम से दी जा रही है, और किसानों के पास और भी स्रोत हैं, यूट्यूब भी एक बड़ा माध्यम है जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार आप आगे बढ़ेंगे, खाली खेत में अगर आप एक क्षेत्र में मक्का लगाते हैं, अगर वो आपको अच्छा लागत देके जा रहा है, तो आप खुद अगले साल सोचेंगे कि खाली होने से बेहतर है हमें कुछ ना कुछ वो दे के जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और साथ ही साथ आलू की खेती आप अच्छी तरीके से करती रहें। तो हुँ। यही मेरा एक लास्ट मैसेज रहेगा कि नए किसान जो भी अभी आलू के बाद कुछ खेती नहीं कर रहे हैं, खाली ज़मीन छोड़ दे रहे हैं, वो कुछ क्षेत्र में मक्का की खेती अपनाएँ और फिर अपने इनकम को और बेहतर बनाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या मक्का की खेती में लागत ज़्यादा लगती है? जी नहीं, मक्का की खेती में जितना किसान हमारा आलू में इन्वेस्टमेंट करता है, उससे बहुत ही ज़्यादा कम हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा मक्के में होता है। तो मक्का कम लागत में हमें अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा उत्पादन दे सकता है और हमें अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है। हुँ, हुँ। तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए जी। और आप चाहें तो अपने सभी सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। आप अपने सवाल वहाँ लिखकर हम तक पहुँचा सकते हैं। हम ऐसे ही विशेषज्ञों के माध्यम से अगले एपिसोड में आपके सवालों का जवाब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो भी सही तरीके से। सही कहा जी। सर मैंने? जी, जी, बहुत। जी, जी। और मैं फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स एंड द फर्टिलाइज़र का बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से रेडियो की आवाज़ 90.4 के माध्यम से हमारी आवाज़ तक किसानों के मध्य पहुँचा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक नई पहल है, और ये पहल
हमारे साथ-साथ हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बिल्कुल। हमारी फसलों के लिए लाभदायक है और हमारे जानवरों के लिए लाभदायक है, जिससे हम कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा अभियान है, इस पे हम लगातार जुड़े रहेंगे। नए-नए विषयों पे जो भी हमारे लोकल क्षेत्र में चल रही हैं, जो भी लोकल क्षेत्र की समस्याएँ हैं, आगामी फसल के विषय में, वर्तमान फसल की पोषण प्रबंध में, इन सभी विषयों पे बहुत सारी जानकारियाँ विभिन्न-विभिन्न लोगों के माध्यम से साझा करते रहेंगे और जिसके मेन माध्यम आप हैं। तो मैं इसलिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू करना चाहूँगा इस थैंक यू सर। कहम को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में अपने दर्शकों से, अपने सुनने वालों से, अपने श्रोताओं से वादा किया था कि हम आलू की खेती पर भी चर्चा करेंगे। तो जी, मैं चाहूँगी आलू की खेती हमारे क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। जी, थोड़ा-सा उस पर चर्चा करें क्योंकि जी, ज़्यादा समय तो हमारे पास नहीं है, उसको जी, हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, जी, लेकिन आलू की खेती के बारे में कुछ जी। महत्वपूर्ण बातें ज़रूर बताएँ। हमारा आलू का क्षेत्र आगरा के इर्द-गिर्द अगर मैं बात करूँ, मथुरा में भी अच्छी हमारी खेती आलू की होती है। हमारे आगरा के खंदौली क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा आलू का है, जहाँ पे अच्छे खासे कोल्ड स्टोरेज भी अवेलेबल है, जहाँ किसान अपना आलू आसानी से संग्रहित करके लंबे समय तक रख सकता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ किसान मुख्य रूप से आलू पे निर्भर है, वहाँ किसान की अभी 35 से 40 या 45 दिन की अवस्था में आलू चल रहा है। इस अवस्था में अगर हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, फास्फोरस खाद की प्रोवाइड कराते हैं, तो आलू की साइज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ ये आलू के वज़न में भी अच्छा खासा सहयोग रखता है। बस मैं बात हमें ध्यान जो रखना है, सोर्स वाली बात को यहाँ पे हमें जोड़ना बिल्कुल। है कि हमें फास्फोरस को किस सोर्स में देना है। हमेशा हमें फास्फोरस को लिक्विड फॉर्म में स्प्रे के माध्यम से अपने आलू के खेत में स्प्रे करना है। साथ ही साथ अगर हम जैसे कि कैल्शियम के बारे में भी हमने आपको बताया था कि हर फसल में 30 दिन की अवस्था में या 35 दिन की अवस्था में कैल्शियम खाद आवश्यक होता है, क्योंकि वो कोशिकाएँ बनाता है। हुँ। कोशिकाएँ अच्छी तरीके से बनेंगी तभी एक अच्छा मजबूत दाना बनेगा और मजबूत दाना ही अच्छा मूल्य दे के जाता है। तो 30 दिन 35 दिन की अवस्था में कैल्शियम खाद का इस्तेमाल करें। साथ में ही फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप जो भी लोकल में स्प्रे के माध्यम से फास्फोरस अवेलेबल है, उसका प्रयोग करें, जो भी अच्छी कंपनियाँ प्रोवाइड कराती हैं। याराविटा सेनिफॉस के रूप में फास्फोरस की पूर्ति कराता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन खादों का इस्तेमाल करें। अपने नज़दीकी रिटेलर शॉप या वाईसीएनसी पे जाके इसकी अन्य और जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। जी, जी। तो शुभम जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कैल्शियम का जो छिड़काव है, जी, कैल्शियम जो जी, हमें अपनी कृषि में डालना है, जी। क्या वो एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है या बार-बार? जी, जी, नहीं, कैल्शियम का इस्तेमाल आप 2 बार कर सकते हैं। हुँ, आप पहले इस्तेमाल जो भी आपने जिस अवस्था में मैं बात किया, उस अवस्था में हमें देना है। हुँ, 30 से 35 दिन की अवस्था में हमें एक बार कैल्शियम देना चाहिए, जिससे क्या है वो अपनी जो शाखाएँ हैं, वो बनाना शुरू कर दें। उसके बाद आप फिर 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पे किसान अपनी व्यवस्था के अनुसार से कैल्शियम डाल सकता है। हुँ, हुँ। जी। हम मक्के की खेती और आलू की खेती दोनों पर ही बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कोई ऐसा बहुत ही कॉमन सा जो बहुत ही जाना-पहचाना सा कीड़ा है जो हमारी इस खेती पर लग जाता है और उसकी पहचान हमारे जो नए किसान भाई हैं वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। जी। तो वो कौन-सा कीड़ा है? क्या हम आज उसकी पहचान कर सकते हैं? आलू और मक्का दोनों में अच्छा, अलग-अलग अच्छा। बताइएगा। मक्का मक्का की खेती जो मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में ही अगर आपको दिख रहे हैं कि ऊपर व्हाइट सा रुई जैसा अगर आपको सिम्पटम देखने को मिल रहा है तो उसके अंडे आप उसको हटा सकते हैं। हुँ, या इन्फेक्टेड प्लांट्स के जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है जहाँ पे सूड़ी आ चुकी है, वो सूड़ी वहीं पे रह के अपना कार्य शुरू कर देती है। तो एक तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में ही लगभग मक्का 25 से 30 दिन की अवस्था में होता है, उस वक़्त भी शुरू होता है। कई-कई क्षेत्रों में इसका प्रकोप पहले भी देखा जा चुका है। हुँ, अगर हम आलू की बात करें, आलू मुख्य जिस अवस्था में अभी चल रहा है, वो अभी अपना ट्यूबर इनिशिएट कर रहा है, मतलब जो नए-नए ट्यूबर्स हैं उनको बना रहा है। हुँ, वो अपने फुलाने की ओर की अवस्था में है, फुलाने की ओर अवस्था में है। इस अवस्था में उसे पाले का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रात को पाला गिरता है जिससे फिर वो समस्या आती है जो कि अर्ली ब्लाइट की समस्या को भी जन्म देती हैं। हुँ, अर्ली ब्लाइट की समस्या के लिए उससे पहले ही अगर उसके क्षेत्र में ज़्यादा अर्ली ब्लाइट की समस्या शुरू हो जा रही है, हल्का सा उसको शुरुआती दौर में दिख रहा है कि उसके लीव्स पे येलो स्पॉट्स दिखना शुरू हो जा रहे हैं, उसकी पत्तियों पर पत्तियों पे पीलापन आ रहा है। पीलापन जलना शुरू हो जा रहा है। जलना, अच्छा। जलना हुँ, भी हुँ। शुरू हो जा रहा है, तो आप समझ जाएँ कि अर्ली ब्लाइट का प्रकोप आ चुका है और जो भी उसके रिलेटेड जो भी मार्केट में हमारे जो फंजीसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल आप करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। हुँ, इसके विषय पे मैं डिटेल्स में चर्चा अपने आगामी एपिसोड्स में ज़रूर करूँगा हुँ, कि कैसे इसको बचा जा सकता है और कैसे हम अपने आलू को अच्छे साइज़ की ओर, अच्छे चमक की ओर और अच्छी गुणवत्ता की ओर लेके जाएँ, ताकि हमें अधिक से अधिक अपने उन आलू
का मूल्य मिल सके। क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें सही मात्रा में सब चीज़ें पड़ी हुई हैं और हम आराम से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, या अगर मैं बात करूँ स्पेशली यारा की, तो यारा भी काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है, जिसमें एक ही आपके दाने में 9-9 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे हम संपूर्ण आहार भी बोल सकते हैं एक पौधे के लिए, जिसमें 9 प्रकार के खादों की पूर्ति, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व भी हैं, द्वितीयक पोषक तत्व भी हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। साथ ही साथ मार्केट में कुछ कंपनी और भी वर्क कर रही हैं, जो इससे हल्का-सा मिलता-जुलता हुआ खाद्य जो है किसानों के लिए प्रोवाइड करती हैं। बस किसानों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे वो खाद की व्यवस्था हो, चाहे वो दवा की व्यवस्था हो, चाहे वो खरपतवारनाशी की व्यवस्था हो, चाहे वो बीज की व्यवस्था हो, हमेशा अच्छी कंपनी का चयन करें, जो मार्केट में अच्छा काम कर रही है, फिर आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल और हमारा उद्देश्य भी यही है इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि हम अपने किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा करवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बेहतर कृषि हो क्योंकि अगर वो अच्छा उत्पाद पैदा कर पाएँगे, तो हम सभी का जीवन, हम सभी की सेहत, हमारे बच्चों की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। आज एक बार फिर शुभम जी आप हमारे बीच आए हैं, आप हैं असिस्टेंट एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज आपने एक बार फिर से हमसे मक्का की खेती पर बहुत सारी बातचीत की। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं इसके लिए आपका करना चाहूँगी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। फिलहाल दोहराकर मैं बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारे को ये कार्यक्रम स्पॉन्सर कर रही है और इस स्पॉन्सरशिप के माध्यम से ही हम आप तक सही जानकारियां पहुंचा पा रहे हैं। होगी आपसे फिर मुलाकात अगले एक और एपिसोड में। हमारे साथ एक और विशेषज्ञ होंगे। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।